विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए आपका स्वागत है। हार्दिक केके की हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें कंजूसी मत बरतिए। और हमने कहानियों पर, कविताओं पर बहुत सारे वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं और वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे अगर आप आकर के पूरा सुनेंगे और उनको समझने का जोखिम उठाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के ऊपर। अब बिल्कुल हम अंतिम में आ चुके हैं। 2-3 वीडियो और बनाएंगे और पूरा उपन्यास खत्म हो जाएगा। हमने लगभग, मैंने कहा ना कि पूरे गोदान के संपूर्ण कलेवर को समझने का प्रयास किया है। चाहे मेहता मालती हो, चाहे होरी हो, धनिया हो, चाहे गोबर हो, उसकी पत्नी जूनिया हो, माता दीन दाता दीन हो, खन्ना साहब हो, राय साहब हो, है ना, तमाम पात्र है उसके। और उन पात्रों के माध्यम से हमने बाकी तमाम चीजों को समझने का पूरा प्रयास किया है। और किस तरह से 1936 में लिखा हुआ ये उपन्यास, जिस वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु भी हो जाती है और वो गुलामी का समय, किस तरह से कॉलोनियल स्टेट और कॉलोनियल सिस्टम और सामंती व्यवस्था, उस दौरान लेखक की स्थिति क्या हो सकती है और समाज किस दिशा में जा रहा है। आज़ादी का मूवमेंट भी चल रहा है। इसलिए प्रेमचंद की तमाम बाकी रचनाओं पर ये बात कही जाती है कि ये गांधीवाद से प्रभावित थे, ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे, ये समाजवाद से प्रभावित है। लेकिन गोदान में तमाम चीजें हैं। और गोदान कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि अंतिम में कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है और रचनाकार का काम समाधान देना नहीं है, समस्या को अलग अलग तरह से इम्प्रेसिव तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करना है। हमें ज्यादा संवेदनशील बनाना है, हमें ज्यादा करुणावान बने हम, क्योंकि करुणा ही हमें अपने भीतर भी बहुत सारे चेंज लाने के लिए प्रेरित करती है। और बाकी बहुत सारी चीजें उसमें अपने आप घटित होती जाती है। और जब उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह से घटित होती जाती है और घटित होने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो निश्चित रूप से ये सारा प्रोसेस चलता है। इसलिए हमारे गुरुवर प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य बराबर कहते हैं कि मतलब किस प्रकार से वो संवेदनात्मक सत्याग्रह कितना जरूरी है। अगर हम संवेदना के स्तर पर सत्य की राह पर चलेंगे और अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, तो चीजें हर पल हर क्षण बदलती जाएगी। तो गोदान के अंतिम इस सिलसिले में मेहता और मालती की जो प्रेम कहानी है, वो विवाह की तरफ न जाकर के मित्रता की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद उसके माध्यम से विवाह की अपनी समस्याएं, अपने अंतर्विरोध, उनको भी बता रहे हैं। और देखिए कि एक समय था कि मालती मेहता के पीछे लगी हुई थी और आज समय है कि मेहता मालती की राह देखते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसका स्नेह चाहते हैं, उसका प्रेम चाहते हैं, उसका सहयोग चाहते हैं जीवन में। तो समय समय की बात होती है कि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाती है, टेकन फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं हम उसको, कि बस ठीक है, ये हमारे पास तो है ही है। लेकिन वो चीज़ जब हमारे हाथ से निकल जाती है, तब हमें उस चीज़ की महत्ता, उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। ये मनुष्य की बहुत ही सहज प्रवृत्ति है, बहुत ही सहज मनोवृत्ति है। कई बार मनुष्य इसको समझ पाता है और कई बार इसको नहीं समझ पाता है। इसलिए पॉजिटिव रहना और चीजों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कहा ना कि जो चीज हमारे पास होती है, हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। तो देखिए, मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए थे। पहले परीक्षक थे, मैंने कहा ना, पहले कुछ अलग थे। अब वो मतलब मालती की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वो उसे कब अपना बनाए। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी और अब वो विफल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों
रुद्रपाल और सरोज का प्रेमकांड चल रहा था, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय एक दो बार रोज आती थी, पर जब से वे दोनों इंग्लैंड चले गए हैं, मालती की जैसे चिंताएं ही खत्म हो गई है। मालती अपनी दुनिया में, अपने काम में मग्न हो गई, अपने काम में डूब जाती है और घर में मिलती नहीं है वो। उसकी अपनी जिम्मेदारियां, उसके अपने काम है। तो और देखिए, मैंने कहा ना कि मेहता तमाम चीजों में बहुत कमजोर है। जैसे होता है ना कि कई बार आप वो दुनियादार होते हैं, बहुत सारा पैसा जोड़ने वाले होते हैं, तो मेहता उस मामले में बहुत सिंपल है। उन्होंने कहते हैं ना, उन सारी चीजों का महत्व कभी, मतलब महत्व समझते हैं, लेकिन धन से इतना मोह नहीं रहा है, तो धन कभी जोड़ने का उपक्रम नहीं किया, तो इसलिए हमेशा उनकी जेब, उनका बैंक बैलेंस हमेशा खाली ही रहता है। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, इसलिए समझे कि प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन उसमें मिलता कुछ भी नहीं है। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1,000 रुपये से अधिक महीने के कमा लेते थे। देखिए 1,000 उस समय का, 1936 के पहले की बात, इसको ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा 1,000 रुपये कमा रहे मात्र। उस समय कॉमन जो भारतीय होरी जैसा जो किसान है, उसकी कीमत, उसकी महीने की आय, साल की आय ही 100 रुपये हो रही है। वो भी आय होती है कि नहीं होती पता नहीं, उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। तो उस सारी परिस्थिति में, उस सारी स्थिति में समाज की इकोनॉमिकल कंडीशन का हम अंदाज लगा सकते हैं। देखिए प्रेमचंद या गोदान के माध्यम से मैं इकोनॉमिकल कंडीशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्ट या बहुत सारे तथ्यों की बात साहित्य किस तरह से करता जाता है, और साहित्य जब इस स्टैंडर्ड की बात करता है, साहित्य जब इस तथ्य की वकालत करता है, तो हमारे सामने कितने सारे सवाल खुल जाते हैं, और हम युगीन अंतर विरोधों की तमाम चीजें समझ सकते हैं। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वो खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में, और उनके बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों मांग मांगाना और उनके पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था। इसे दिमागी अय्याशी कहे, मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर भी वो कुछ विरक्त से हो रहे थे, और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाने खाते तो कुल के खर्च हो जाते, सौ के ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट लिया था। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई, क्योंकि मैंने कहा ना कि आर्थिक तंगी चल रही थी। जो आदमी उस जमाने में 1,000 कमा रहा, मतलब कम से कम महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा आज के और उसके बावजूद भी उसकी आर्थिक दुर्दशा है, तो उससे उसके मैनेजमेंट या उसकी स्थिति के अंदाज लगा सकते हैं। इनकी उन्हें याद भी न थी, और महाराज से पूछे तो कैसे, वह समझेगा ही नहीं। अब देखिए, जो काम करता था वो, क्या घर में जो काम करता है वो अपने हिसाब से करता है, क्या सब्जी ला रहा है, क्या ला रहा है, उसे उसका मतलब नहीं ज्यादा, पूछना भी मुश्किल है उनके लिए, इसलिए भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब जेब हमेशा खाली खाली रहती है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो उसका भी उन्हें कुछ समाधान सूझ नहीं रहा था। मालती भले उनकी वाइफ ना हो, पत्नी ना हो, लेकिन वो मतलब एज अ फ्रेंड बहुत नजदीक थी उनके जीवन में। और अब देखिए मालती आ जाती, क्या बात कर रही कि क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं है। मालती ने अचरज पूछा, तुम 1,000 से ज्यादा कमाते हो, और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने के भी पैसे नहीं है। आदमी, मेरी आमदनी कभी 400 से ज्यादा न थी, लेकिन मैं अपनी उसी गृहस्थी को चलाती हूँ और बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता, मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूंगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए हैं तो आदमी बनकर जाएं, वह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। मगर वहां से संदूक खाली था, और किसी दुकान पर पैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन मुंह लेकर दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन
नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये माह बाद बढ़ते जाते थे। उस समय 75 रुपये किराया था मकान का, देखिए, है ना। और अब किराया देने का पैसा नहीं उनके पास में, ये स्थिति हो गई थी। अब क्या होता है कि मेहता के पास पैसा नहीं था तो मकान की कुर्की हो जाती है, क्योंकि मकान का जो किराया देना था, किराया कई महीनों से दे नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत बार बार नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। अब क्या होता है कि कुर्की होने की स्थिति में क्या कर सकते हैं। अब जमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार के भाव से पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुंच गई। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिख लेते हो। मकान का किराया 6 6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं। मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता, हिसाब क्यों नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ वो सब दर्ज करता जाता हूँ, नहीं इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़े। और जो कुछ खर्च करते हो वो, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों, कौन लिखे, बोझ सा लगता है। और ये पौधे कैसे लिख डालते हो, उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता। कलम लेकर बैठ जाता हूँ, हर वक्त खर्च का खाता खोलकर नहीं बैठता। तो रुपये कैसे अदा करोगे। किसी से कर्ज लूंगा, तुम्हारे पास से हो तो दे दो। मैं तो एक ही शर्त पर दे सकती हूँ कि तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों में हो। मेहता खुश हो जाते हैं कि सारा हिसाब किताब लेने को तैयार हो गई मालती, यही तो चाहते थे इतनी देर से हो। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उससे उनके लिए दो दो कमरे दे दिए, उनके भोजन आदि का प्रबंध भी कर दिया, गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास और सामान सामान ज्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए थे। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलम हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि फूल पत्तियां जो चाहे लगाए। देखिए, उनका घर ही खाली करवाते और मालती ने कहा आप मेरे यहाँ रहिए, मैं सारा प्रबंध कर देती हूँ। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1,000 से ज्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20 25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे थे। विधवाओं की तादाद भी इसमें कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करें, उसे न सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से में पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रातियों के सरल उदार प्राणियों के ऊपर, लेकिन क्या करें। मेहता ने उनका साक्षेप सुनकर निश्चित भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो चाहे मत दो। मतलब बहुत सारे बच्चों की वो निःशुल्क हेल्प करते थे ना। तो मालती ने कहा कि अब हमारी स्थिति नहीं है, हमारी हेल्प से बंद कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपना प्रबंध करें, जो भी करना है उन्हें। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो और अपयश मेरे सिर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन करते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और गुप्तखोर बनाया है, उसके लिए आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल से अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है ना। कहते हैं कि तुम ये सेवा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इससे आदमी आलसी भी होता है ना। इससे बढ़िया है कि आप गरीबी से निकलने के लिए विद्रोह करें, अपने लिए लड़े। तो शायद जीवन में बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है, आप जीवन को बदल सकते हो। तो मालती मेहता से पूछती है कि आखिर ये सब भाव भेदभाव आप जब कर्म की बात करते हैं तो फिर इतना दान देने की आवश्यकता क्या है हमें। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों। मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया, किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीयत की। मिस्टर मेहता का बजट धीरे धीरे ठीक हो गया, अगर मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब
तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई तब वो उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उनका घोरा कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि को वो अवश्य बुराई ही समझते थे, है ना। वही वाली बात, उदारता वाली बात है ना। जिस महाजनी सभ्यता की बात बार बार की जाती है, वणिक बुद्धि कि अपना फायदा कहाँ है, लेकिन एक समय के बाद फायदा भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में निर्वाह भी तो करना है ना। अगर आप बहुत पैसे वाले, बहुत पैसा आपके पास में, जागीरदार है, जमींदार है, पुरखों की विरासत है, तो आप लुटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेहनत से कमाना है और मेहनत से खाना है, तो फिर सामने वाले के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। और जीवन का सत्य और वास्तविकता यही है, इसको समझने की आवश्यकता है। मेहता शायद अब समझ रहे हैं। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको लेखे जोड़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी। वह खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदाशयता दोनों हाथ से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वो बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त में देखती थी, मुफ्त दवा देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी थी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। मतलब वो ये होता ना कि अपना फायदा देखने वाले आदमी नहीं थे मेहता, की सब लुटा रहे तो लुटा रहे, ये नहीं देख रहे कि कल जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम किसके द्वार पर मांगने के लिए जाएंगे। इसलिए मालती इस मामले में होशियार थी बहुत ज्यादा। निजत तो दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था और उनका अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस भवन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजड़े में बंद नहीं कर सकती थी, और बंद कर देगी तो वो काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजड़े में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वो परिचित न थे, क्योंकि शादी उनकी हुई नहीं थी परिवार में, और पढ़ने लिखने की दुनिया में बिजी रहे हमेशा। इसलिए होता नहीं कि कई बार आदमी को दुनियादारी का एहसास नहीं होता है। आप नॉलेज में हो सकता है बहुत ज्यादा मास्टर हो सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में आप माहिर हो कोई जरूरी नहीं। तो मेहता उस तरह से सांसारिकता दुनियादारी से परिचित नहीं थे, जाहिर सी बात है। और मालती ने हर तरह का जीवन देखा था, क्योंकि पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती परिवार की। तो उस लिहाज से भी देखी, फिर स्त्री थी, सुंदर थी, तो दुनियादारी के तमाम अनुभव हुए कि लोग किस प्रकार से आपको देख करके लार टपकाते हैं। तो उन सारे लिहाज से, उन सारे दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, तो किस प्रकार से तथ्य और तर्क कैसे बदलते हुए जाएंगे, और जीवन की हकीकत को समझना, उस पर विचार करना कितना सरल होता जाएगा, कितना कठिन होता जाएगा, वो सारे सवाल भी अपने आप हमारे सामने आते चलेंगे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि ये वह विभूतियां हैं जो जरूर पर दुर्लभ है। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वो उसकी और उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे, और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखे कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर न पड़े। ये ध्यान न रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मल वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह जो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है, उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती है, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं वो उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की।
अब देखिए, दुनिया का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है, लेकिन मेहता और मालती में एक मित्रता का रिश्ता हमेशा बरकरार रहता है। और दुनिया का तो ठीक है, अपना देखने का नजरिया है। तो देखिए, उस नजरिए से बाहर हम बता रहे थे कि किस प्रकार से आदमी की सोच कैसे बदलती है और परिस्थितियां कैसे उसे बदल देती है। मेहता की जो माली हालत है, इतना पैसा कमाने पर भी अच्छी नहीं है। मालती कम कमाती है, फिर भी अच्छा जीवन जी रही है, चीजों को मैनेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजें भी सीखनी होती है जीवन में। तो प्रेमचंद मेहता और मालती के माध्यम से इसी चीज को बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि विवाह अगर बंधन बनता है तो फिर वो विवाह न होकर के दाम्पत्य का दूसरा सुख है, मित्रता का सुख है, उसमें अगर तब्दील होता है और दोनों में अगर एक तारतम्य, एक संबंध बना रहता है तो और भी अच्छी बात है। तो कहीं न कहीं मेहता और मालती के माध्यम से प्रेमचंद स्त्री और पुरुष के स्वतंत्र जीवन की, स्वतंत्र सोच की बात भी करते हुए नजर आते हैं। आज जो तमाम स्त्री विमर्शकार बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उन बड़ी-बड़ी बातों के पीछे प्रेमचंद बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी वास्तविकता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये सारी चीजें बता रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद हमेशा प्रासंगिक हो उठते हैं और बार-बार हमारे विचार में, हमारी सोच में आते हैं, हमारे चिंतन में आते हैं। और उनका आने का आशय कुछ इसी तरह से हमें समझ में आता है। और जब हम उन सारी चीज़ों की पड़ताल करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो तमाम चीज़ें हमारे सामने आने लगती है ना? तो उन सारी चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। वीडियो पूरा देखिएगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने कहा ना कि प्रेमचंद के इस गोदान उपन्यास को समझने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। लगभग पूरे उपन्यास पर वीडियो है। तो आप अलग-अलग वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और एक पंचिंग बनेगा पूरा-पूरा। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। गोदान अब लगभग समाप्ति की तरफ है।